हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप अरोड़ा, डायरेक्टर माई वीज़ा ओवरसीज़। आपके सामने जो कमेटी टाइमिंग्स, तो सबसे पहले तो आप सभी को गुरु नानक देव जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस कायनात के मालिक हमारे गुरु महाराज साहिब श्री गुरु नानक देव जी की जो पूर्व आगमन हुआ है इस धरती पे, इस कायनात पे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि आपको मालूम है कि माई वीज़ा ओवरसीज़ फ्रॉम द लास्ट 2 इयर्स हम आपसे जो सीधी बात करते आ रहे हैं, और माई वीज़ा ओवरसीज़ का जो यूट्यूब चैनल है वो आपके साथ शेयर करते आ रहे हैं फ्रॉम द लास्ट 3 इयर्स। तो आज का भी उसी ही मुहिम के तहत कि आपको वर्ड अपडेट के बारे में बताया जाए, आपको जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके आपको आंसर दिए जाएं। तो उसी ही जो लड़ी के तहत हम आपसे बात करेंगे कि वर्ड अपडेट के बारे में बात करें तो 2-3 मिनट हम इस पे लगाएंगे, क्योंकि आज का सेशन जो है वो 20 मिनट का होगा, क्योंकि 5 बजे से लेकर 5:20 तक ये सेशन चलेगा। तो टाइमिंग्स पहले ही हमारे पास 20 मिनट है। शॉर्ट टाइमिंग्स की नज़ाकत को देखते हुए मेरी कोशिश ये कि जो मैं बात कहना चाहता हूँ आपके साथ, जो मैंने सिंगापुर के बारे में बात करनी है, जो बहुत क्वेरीज आ रही थी कि सर सिंगापुर का जो स्टडी वीज़ा है वो कैसे काम करता है, हम उसके बाद कुछ वर्क परमिट ले सकते हैं, कुछ कनाडा जा सकते हैं। तो इस किस्म की बहुत इंक्वायरीज मुझे आ रही थी, तो वो तो हम डिस्कस करेंगे ही। तो सबसे पहले वर्ड अपडेट की बात करते हैं कि जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कनाडा ने जो अपने आपको खोला है कि आप जा सकते हैं वहाँ पर, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप विजिटर वीज़ा पे जा सकते हैं, स्टडी वीज़ा पे जा सकते हैं, परमिट रेजिडेंसी ले सकते हैं आप, एंड उसके बाद आपका सपोज कोई वर्क परमिट है तो उसके बेसिस पे भी आप कनाडा जा सकते हैं। यूके की बात करूं, यूके भी ओपन है, आप यूके जा सकते हैं। फॉर्चुनेटली हमारे 2 विजिटर वीज़ा आए हैं, आज ही आए हैं, तो हमें इस चीज़ की बड़ी खुशी होती है कि जो हमारे साथ हमने लास्ट जो मंथ में जब हमें मालूम हुआ कि क्वारंटीन लिफ्ट अप हो गई या वहाँ पर क्वारंटीन की ज़रूरत नहीं है, तो 1-1.5 लाख बच सकता है, तो हमने मैक्सिमम एप्लीकेशंस लगाई जो जेन्युइन थी, जिनके वीज़ाज़ के चांस होते हैं, तो ग्रांट भी हुए हैं वीज़ा। तो यूके का आप विजिटर वीज़ा ले सकते हैं, स्टडी वीज़ा तो खैर चल ही रहा था। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो नो डाउट कि 6 दिसंबर से बहुत कुछ बढ़िया होने वाला है। जस्ट अब तो 15-20 दिन की बात रह गई। न्यूजीलैंड भी अपने आप को ओपन करेगा, और यूएस की बायोमेट्रिक की दिक्कत है, वो आपको मालूम है कि अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज़ से 60 डेज़ का टैट चल रहा है। सपोज़ आपने माइंड बना लिया है यूएसए ट्रैवल करने का विजिटर वीज़ा पे, तो आपको तकरीबन 2 से ढाई महीने पहले का ये प्लान बनाना चाहिए। यदि आपने 25 दिसंबर का प्लान बना लिया तो बहुत मुश्किल हो सकती है। तो कोशिश ये करिए कि अगले साल 13 जनवरी के बाद का सपोज़ कोई आपको फेस्टिवल किसी भी कंट्री में आपको लगता है कि आप वहाँ पर अपने भाई बहन या अपने रिलेटिव्स को मिलने जा सकते हैं या जाना चाहते हैं, तो उसके लिए प्लान करिए। इस साल का जो विजिटर वीज़ा है फॉर यूएस, उसके लिए आप अप्लाई मत करिए। और इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दुबई है वो भी आपके लिए ओपन है, वो वहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि सिंगापुर के लिए अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, मलेशिया थाईलैंड के लिए वेट करना पड़ सकता है, अभी ये टूरिज़्म के लिए ओपन नहीं हुए। हाँ, कोई मेडिकल इमरजेंसी है तब आप जा सकते हैं। और मैं बात करूँ कि शेंगन के लिए मैक्सिमम कंट्रीज़ ओपन है। शेंगन के बारे में भी कुछ थोड़ी सी बात करेंगे यदि टाइम मिला तो। 20 मिनट का टाइमिंग्स बहुत मुझे लगता है अभी मैटर ज़्यादा हो गया हमारे पास, तो कम रहेगा। नेक्स्ट टाइम शेंगन का जो विजिटर वीज़ा है उसके कुछ डील्स के बारे में बात करेंगे, कुछ रिफ्यूज़ल केसेस के बारे में बात करेंगे कि भी जो शेंगन का वीज़ा है वो रिफ्यूज़ल ना आए, उसके क्या बेसिक रीज़न हो सकते हैं। तो ओवरऑल बात करें तो न्यूजीलैंड को छोड़ के बाकी जो मैक्सिमम कंट्रीज़ हैं, या सिंगापुर को छोड़ के मैक्सिमम कंट्रीज़ ओपन है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। विजिटर वीज़ा के लिए प्लान करिए, टूरिज़्म के लिए भी प्लान मत करिए, क्योंकि वीज़ाज़ यहाँ जिनके बहुत फाइनेंस बहुत अच्छे हैं, ऑलरेडी ट्रैवल्ड है, एंड देन दे कैन प्लान फॉर टूरिस्ट वीज़ा। अदरवाइज़ कोई स्पेसिफिक पर्पज़ है तभी आप जाइए।
राइट। सो इसके बाद बात करेंगे सिंगापुर के बारे में। मुझे जो रिसेंटली कॉल्स आ रही थी, मेरे पास कुछ लोग मुझे मिलने भी आए। वो ये कह रहे थे कि एक स्टूडेंट है हमारा, +2 की हुई है, 7, 8, 10 साल हो गए हैं, तो कहीं पर इसको वर्क परमिट मिल जाए। तो जैसे आपको मालूम है कि वर्क परमिट तो माई वीज़ा ओवरसीज़ डील नहीं करता, पर जरूरी नहीं कि वर्क परमिट के बेसिस पे आप बाहर जा सकते हैं, और भी कई तरीके हो सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज व्हेन यू कैन ट्रैवल ओवरसीज़। वहाँ पर आप जाके काम भी कर सकते हैं, बट डायरेक्टली यहाँ से काम पे जाना ये थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस एंड जॉब हो जाती है। तो जो आगे हमारे पास 15 मिनट है, उसमें हम कोशिश ये करेंगे कि सिंगापुर के बारे में मैं बताने की कोशिश करूँगा कि सिंगापुर आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। अब शुरुआत कैसे होती है, फ़ोन कॉल कैसे आते हैं मुझे या किसी भी कंसल्टेंट को जो इस इमिग्रेशन इंडस्ट्री में है। तो सबसे पहले एक कॉल होती है कि सर, लड़के की जो एज है वो 25-27 साल हो चुकी है, +2 की है, तो कहीं पर आप वर्क परमिट दिलवा दीजिए, किसी शेंगन कंट्रीज़ में, माल्टा में दिलवा दीजिए, या दुबई में दिलवा दीजिए, या सिंगापुर में दिलवा दीजिए। अब हम नो डाउट कि वर्क परमिट पे तो यही कहते हैं कि हम नहीं करवा सकते, बट अब उनको अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ एक वर्क परमिट ही लास्ट ऐसा प्रोसेसिंग में नहीं आता कि जहाँ पर यही होगा तो सब कुछ होगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं होगा। तो जैसे सिंगापुर के बारे में बात की, ऐसे साइप्रस भी साथ में ही है। तो सिंगापुर और साइप्रस एक ऐसी कंट्रीज़ हैं, 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं बेसिकली। मैं ये बताना चाहूँगा, यूक्रेन को हम डील नहीं करते तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। तो सिंगापुर में यदि मेरे पास कोई पर्सन आता है, वो मुझे कहता है कि सर वर्क परमिट के लिए थोड़ी प्लीज़ बात करिए, तो मैं उसको यही कहता हूँ कि सर पहली बात तो ये कि वर्क परमिट डील नहीं करते। मान लीजिए कि कोई कंसल्टेंट आपसे वर्क परमिट की बात करता भी है, तो देखिए वर्क परमिट जो है वो उसकी सैलरी जो है वो $556 से $556 से शुरू होती है विद ओवर टाइम। जैसे कि कोई 8th पास है या कोई लेबर में जाना चाहता है, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है वो $556 से शुरू हो जाता है। अब सपोज़ आपने 10th की है, +2 की है, और आप किसी होटल में वहाँ पर आप एज ए वेटर काम करना चाहते हो या डिश क्लीनर काम करना चाहते हो, तो $1000 के करीब आपकी जो आपका जो वर्क परमिट है वो मिल जाता है। यदि आप एस पास पे जाते हो तो नो डाउट आपको $2600 की जो सैलरी है वो मिल जाती है, बट उसके लिए आपका प्रोफाइल भी वैसा होना चाहिए। यू शुड बी एट लीस्ट ग्रेजुएट विद 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इंग्लिश में आपकी प्रोफिशिएंसी जो है वो हायर लेवल पे होनी चाहिए। आपने ई पास लेना है, एम्प्लॉयमेंट पास लेना है, तो उसकी सैलरी $3600 होती है, सिंगापुर डॉलर। तो इन सभी का काम करवाने के लिए आमतौर पे कंसल्टेंट जो होते हैं वो 3 लाख से लेकर 5 लाख तक चार्ज कर लेते हैं। अब 3 लाख से लेकर 5 लाख चार्ज का मतलब हो गया कि आपको वहाँ पर मान लीजिए $1000 सैलरी मिलती है, और हम मिनिमम बात करते हैं 3 लाख की। अब $1000 आपको सैलरी मिली तो अप्रॉक्सीमेटली 50,000 के करीब, मोटा मोटा मान लेते हैं कि 50-55 हज़ार के करीब आपकी सैलरी हुई। तो 3 लाख के लिए आपने तकरीबन 6 से 7 महीने की सैलरी तो आपने उसको एडवांस ही दे दी। एक कंसल्टेंट को आपने अपने 6 महीने की सैलरी एडवांस दे दी, कैन यू इमेजिन। पर इसके लिए एक और प्रोसेस भी है। अब ये जो मैंने वर्क परमिट या एस पास या ई पास की बात की है, अब ई पास के लिए आपको नो डाउट की ग्रेजुएशन विद 7 year एक्सपीरियंस, वो सुपरवाइज़र की जॉब है, मैनेजरल जॉब होती है, हो सकता है आपको मास्टर्स करने की भी रिक्वायरमेंट हो। तो इतना ये आसान प्रोसेस नहीं रहता सिंगापुर का वर्क परमिट भी लेना। कुछ ऐसी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ हैं वहाँ पर जो वर्क परमिट करती हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग जो ऑथराइज होंगे उस कंट्रीज़ के जो भी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी उनके साथ, तो ठीक है कि इंडिया में वो आपको वर्क परमिट दे सकते हैं। बट मैक्सिमम वर्क परमिट फेक होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं, या एक कंसल्टेंट का मैक्सिमम सोच यही होती है कि 30-40-50 हज़ार रुपये एडवांस ले ली जाए, उसके बाद फिर 5-6 महीने बाद उसको 10-20 हज़ार रुपये वापस कर देते हैं, बाकी उसका कहते हैं कि नॉन रिफंडेबल है। ये आमतौर पे 99% केसेस में ऐसा होता है। 1-8% होगा कि जो कोई पर्सन जेन्युइन काम कर रहा है, बट वो ऑथराइज है कि नहीं है ये आपको देखना चाहिए और देखना पड़ता है। हम उसको ये कहते हैं कि आप 3 लाख रुपया या 4 लाख रुपये दे के वर्क परमिट लेने जाओगे, वहाँ पर आपने तकरीबन 7 से 8 महीने की सैलरी आप ऑलरेडी दे चुके होगे, तो आपका वर्क परमिट मिला सपोज 24 मंथ्स का, 2 साल का आपको मिला। तो बाकी के जो 15-16 महीने होंगे वो आपकी पॉकेट में पैसे आएंगे, राइट।
वो भी 8 महीने बाद, 7 महीने बाद। और फिर रिस्क कितना है? तो इसके लिए सबसे एक अच्छा प्रोसेस होता है कि आप स्टडी वीज़ा पे चले जाइए। अब +2 की है, 7 से 10 साल का गैप है, तो मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर जो सिंगापुर की है वो इतना गैप एक्सेप्ट कर लेती है यदि आपका जस्टिफिकेशन हो कि आपने सपोज कोई काम कर रहे हैं या आपके घर के हालात प्रॉपर नहीं थे, फिनांस आपका प्रॉपर नहीं था, तो आप सिंगापुर में स्टडी वीज़ा कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जिन्होंने सपोज 10th भी की हुई है, इवन 10th जिनकी जो मैट्रिकुलेशन पास की हुई है वो भी सिंगापुर में जाके डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे उनका गैप 5 साल 7 10 साल का हो। तो सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आपकी स्किल की जो वैल्यू डाली जाती है। मान लीजिए कि आपने वहाँ पर गए, अब वहाँ पर स्टडी क्या कर रहे हैं ये भी मैं बात करता हूँ, उसके बाद आपकी स्किल की वैल्यू पड़ती है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसने +2 की हुई है, दिमाग में उसके कनाडा घूम रहा है, 10 साल का गैप हो गया, फिनांस इतना प्रॉपर है नहीं, 3-4 लाख रुपया उसके मान लीजिए पॉकेट में है, और वो डिफरेंट कंसल्टेंट के पास जा रहा है कि मुझे वर्क पर मिल जाए। अब दुबई का वर्क पर मान लीजिए 50,000 मिल जाता है, पर इतना ईजी नहीं है वो भी, वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आप एक सेफ हैंड्स में जाइए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। सिंगापुर में क्या होता है कि 2 किस्म की वहाँ पर स्टडी होती है। मोटी मोटी बात करूँ, जो लेमैन है जिनको नहीं मालूम कि सिंगापुर में स्टडी कैसे होती है, वो मैं बताना चाहता हूँ। 2 किस्म के वहाँ पर डिप्लोमा होते हैं। पहला जो डिप्लोमा है वो है 6+6 का, जिसमें 6 मंथ्स आप स्टडी करते हैं और 6 मंथ्स आप वहाँ पर OJT, जिसे ऑन जॉब ट्रेनिंग कहते हैं, वो आप करते हैं। अब ऑन जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो एक कॉलेज होता है ना, वो आपकी इंटरव्यू करवाता है, और इंटरव्यू करवा के जो आपकी सैलरी है वो अप्रॉक्सीमेटली $800 से लेकर 1100-1200, लास्ट $1500 तक भी आपकी सैलरी लग जाती है। डिपेंड करता है कि आपकी इंटरव्यू कैसे हुई। तो जैसे मान लीजिए आपकी इंटरव्यू अच्छी हुई और आपने ये $1000-1200-1500 ले लिया, कमाना शुरू कर दिया, तो 2 साल आप वहाँ पर 6 महीने आप रह सकते हैं। अब उसके बाद यदि आप चाहें तो वो एक्सटेंड भी हो सकता है, आप उसको वर्क परमिट में एक्सटेंड कर सकते हैं या आप स्टडी में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 6 महीने स्टडी की और 6 महीने आपने ऑन जॉब ट्रेनिंग ले ली। ड्यूरिंग स्टडी कॉलेजेस वाले आपको अलाउ नहीं करते वर्क परमिट, और हम भी नहीं करते। हमें मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो ये कहते हैं कि सर पढ़ने जा रहे हैं, तो मैक्सिमम लोग वहाँ पर काम करने जाते हैं, काम कर सकते हैं। तो हमारी यही एक रिक्वेस्ट होती है कि वहाँ पर यदि आप काम करते पकड़े गए तो फिर माई वीज़ा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। हम आपको कभी नहीं कहेंगे कि वहाँ पर जाके आप पहले 6 महीने में ड्यूरिंग स्टडी कि आप काम करिए। वी नेवर अलाउ एनीवन, हमारी तरफ से परमिशन नहीं होती। जब आपको सिंगापुर की जो मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर है 6 महीने की स्टडी करने के बाद 6 मंथ्स का फुल टाइम ट्रेनिंग ऑन जॉब ट्रेनिंग दे रही है, तो हमें क्या ज़रूरत है कि ऐसे झमेलों में पढ़ने की। तो ये तो हो गया 6+6, 6 महीने पढ़िए, 6 महीने काम करिए, इसको ऑन जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। एक है 9+6 कि 9 महीने पढ़िए और 6 महीने काम करिए। ये कुछ एडवांस डिप्लोमा की कैटेगरी में भी आते हैं। अब आपने 6 मंथ्स वहाँ पर जॉब ट्रेनिंग ले ली, तो उसके बाद यदि आपकी एम्प्लॉयर के साथ अच्छी ट्यूनिंग बन जाती है तो वर्क परमिट इशू किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होती। तो आपका कितना पैसा बच गया? 3 से 4 लाख रुपये बचा। अब 3 से 4 लाख तो वो बच ही गया आपका वर्क परमिट का, और कैसे पैसा बचा ये आपको बताना चाहता हूँ। जो आपने देखो, सिंगापुर का जो फीस स्ट्रक्चर है ना, वो तकरीबन 2.5, 3.5 लाख तक चलता है। तो 3 लाख मान के चलते हैं कि 3 लाख के करीब यहाँ पर स्टडी वीज़ा आपको मिल जाता है। अब आपने 3 लाख रुपया कॉलेज में जमा करा दिया, तो इसके साथ साथ मान लीजिए कि आपकी $1000 आपकी सैलरी लगी वहाँ पर एज ए ऑन जॉब ट्रेनिंग, तो 6 महीने की $6000 होगी। तो $6000 का मतलब तकरीबन 3-3.5 लाख रुपये आपकी पॉकेट में वापस आ गया। तो जो आपने यहाँ पर फीस डिपॉजिट कराई वो तो आपको इन टर्म्स में वापस आ गई। हाँ, जो वहाँ पर रहने खर्चा है, तो रहने खर्चा अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए कि 20 से 25 हज़ार रुपया, यदि आप एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं
तो 20 से 25,000 रुपया मैक्सिमम आपकी वहाँ पर एक्सपेंसेस होते हैं, आपके अकोमोडेशन के और आपके फूड के। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 25,000 रुपया वो हो गया महीने का, तो 3 लाख रुपये हो गया। तो 3 लाख में आप पढ़ भी रहे हैं, आपने जॉब भी कर ली, एक्सप्लोजर भी हो गया, वर्क परमिट के लिए भी आप एलिजिबल हो गए यदि आप वहाँ पर आप ऑनशोर हो, आप वहाँ पर एम्प्लॉयर से मिलिए, वहाँ पर आप उस धरती पे हो, आप उस लैंड पे हो सिंगापुर की, आपके पास हर गली मोहल्ला आपको वेल वर्स हो जाएंगे। तो वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू गेट वर्क परमिट विदाउट कॉस्ट। 0 रुपीज़ में आपको सिंगापुर का वर्क परमिट मिल जाता है बिना किसी झमेले से। किसी कंसल्टेंट के आगे पीछे होने की जरूरत नहीं है कि सर हमारा ये काम करवा दो। तो स्टडी भी कर लिया 6 महीने में, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी हो गया। मान लीजिए आपने कोई होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा कर लिया, या हॉस्पिटैलिटी का डिप्लोमा कर लिया, या ई सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर लिया, तो एक तो आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर हो गया, दूसरा आपने वहाँ पर जॉब भी कर ली, ऑन जॉब ट्रेनिंग कह लो, चलो है ना, इसे हम स्टाइपेंड कहते हैं, जैसे हम इंटर्नशिप कहते हैं तो आपको वहाँ पर स्टाइपेंड मिलता है, वो कह लो। अब 1 साल का आपका वहाँ पर हो गया स्टे। अब आपको सिंगापुर से वेल वर्स्ड हो गया, आपको मालूम है कि जॉब कहाँ पर मिलती है, कितने में मिलती है, क्या कुछ करना है, क्या नहीं करना। मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर कि जब अंदर जाते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि ये 3 लाइन होती हैं जिसकी, कि वर्क परमिट की अलग लाइन है, एस पास की अलग लाइन है और ई पास की अलग लाइन है। यहाँ पर तो जो मर्जी कोई कंसल्टेंट बोलता रहे वो तो मानते रहेंगे आप। तो वहाँ पर जाके आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल गया, आपने पैसा भी बचा लिया, वर्क परमिट ले लिया। अब वहाँ पर 2-3 साल आप रहिए, वहाँ पर रहने के बाद कुछ पैसा इकट्ठा करिए, टैक्स वहाँ पर दीजिए। उसके बाद फिर आपका, यदि आप मेच्योर हो जाते हैं फाइनेंशियली भी और मेंटली भी, तो फिर आप शेंगन कंट्री के लिए ट्राई करिए, आप फिर कनाडा के लिए ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से एक +2 पर्सन कभी भी कनाडा के लिए फ्लाई नहीं कर सकता जब तक कि उसके फाइनेंस अच्छे ना हो। या जब आप स्टडी वीज़ा की बात करें तो 6 पॉइंट ईच लो तो चलिए। तो आइदर ऑफ एनी केस सिंगापुर, मैं एक पाथवे की बात नहीं कर रहा कि कुछ कॉलेजेस की वहाँ पर आर्टिकुलेशन है नहीं है, जैसे अकेडमीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एशिया है, अब ऑस्ट्रेलिया एशिया क्या कहते हैं, ये जो कॉलेज है ये ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो मैं उनकी प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप वहाँ पर आपको पाथ बन जाते हैं। स्टडी करना आगे स्टडी कर लो, ऑस्ट्रेलिया में जाके करना ऑस्ट्रेलिया स्टडी कर लो, 6 बैंड लो, फाइनेंस दिखाओ तो ऑस्ट्रेलिया चले जाओ। नहीं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते, नहीं पढ़ना चाहते, वहीं पर काम करो, आगे शेंगन कंट्री में आप ट्राई करो, कनाडा के लिए ट्राई करो। तो यहाँ पर 5-7 लाख रुपया देने की क्या ज़रूरत है किसी भी कंसल्टेंट को। तो अब आपने डिप्लोमा किया होगा हॉस्पिटैलिटी का, या होटल मैनेजमेंट का, या ट्रैवल एंड टूरिज्म का, या ई सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, या आप जो अब भी आपको इंटरेस्ट है तो उसका डिप्लोमा किया होगा। तो आप कनाडा में जब किसी एम्प्लॉयर से जाके मिलते हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं सिंगापुर, जो कि वर्ल्ड की नंबर 2 कंट्री है पासपोर्ट रैंकिंग में बात करूँ, कि आप उनसे स्टडी करके आए हैं। हाँ, वहाँ पर आप 1 साल स्टडी करिए, 2 साल स्टडी करिए। देखो अब ज़िंदगी बहुत बड़ी है ना। अब एक 25-23 साल का लड़का ये कहे कि बस मुझे अब कनाडा भेज दो, है ना, 1-2 साल के बाद, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके पास 2-4 साल वहाँ पर स्टडी करे, काम करे सिंगापुर में, वहाँ पर कुछ रेवेन्यू, कुछ पैसा, कुछ फाइनेंस इकट्ठा करे, फिर चला जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि मैंने जो पिछले 15 मिनट में बात की है सिंगापुर के बारे में, स्टडी वीज़ा भी मैंने बता दिया आपको। पहला जो मेन टारगेट था कि आपको स्टडी वीज़ा ही मालूम पड़ जाए कि वहाँ पर काम मत करिए। जब आपको मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर काम देती है 6 महीने का ऑन जॉब ट्रेनिंग, वो करिए, ड्यूरिंग स्टडी मत करिए, छेड़खानी करनी करिए, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, वापस डिपोर्ट करिए तो ये आपने देखना है, पैसा वापस नहीं होगा आपका, ना फीस का, ना किसी जो कंसल्टेंट ने अपनी सर्विस चार्ज दिया उसका। अब स्टडी का भी मैंने बता दिया। और जो पर्सन सिंगापुर से वो कहते हैं कि मुझे शेंगन जाना, तो वो भी जा सकते हैं। कई स्टूडेंट एज ए टूरिज्म पे गए हैं तो जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ड्यूरिंग स्टडी भी जा सकते हैं। देखो कितनी बड़ी बात है कि जब आपका मान लीजिए कि आपने 2 साल का डिप्लोमा ले लिया, वहाँ पर 1 साल की स्टडी की, आप फिर शेंगन आप वहाँ पर जा सकते हैं। आपको एनओसी लेनी पड़ती है कॉलेज से कि मैं 10-12 दिन के लिए वहाँ पर जाना चाहता हूँ, पर फाइनेंस आपके बड़े अच्छे होने चाहिए, आपकी रेपुटेशन इन द सेंस ऑफ आपकी अटेंडेंस अच्छी होनी चाहिए, आपके देयर आर सो मेनी फैक्टर्स कि कॉलेज देखता, तो आपको एनओसी दे सकते हैं, आप शेंगन का भी टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हैं फ्रॉम सिंगापुर। तो स्टडी के बारे में बात कर दिया मैंने, और मैंने शेंगन के लिए आप वहाँ से जा सकते हैं, और कनाडा भी आप जा सकते हैं, बस जा सकते हैं। इट्स नॉट सो ईजी, जितना मैं ईजिली बोल रहा हूँ इतना नहीं ईजी होता, बट चांसेस तो बन जाते हैं ना। अदरवाइज़ किसी ने यहाँ पर +2 किए, 7-8 साल 10 साल का यहाँ पर गैप है, वो कनाडा जा ही नहीं सकता।
जब तक कि उसके कोई फाइनेंस अच्छा ना हो या कोई वहाँ से कोई इन्विटेशन आई या कोई भाई बहन उसका बाहर ना हो, बहुत डिफिकल्ट है। ये पाथवे कह लो, इसको आप वाया कह लो, इसको एक तरीका कह लो, इसको इंटेलिजेंसी कह लो, इसको वे कह लो। तो सही तरीके से, कानूनी वे से, लीगलाइज्ड वे से आप जाइए तो कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए 5:20 हो गए, तो मैंने आज आपसे 20 मिनट ही मांगे थे और नेक्स्ट टाइम भी कोशिश करेंगे कि 20 मिनट के लिए ही हम लाइव होंगे। और नेक्स्ट जो हमारा फ्राइडे होगा 26 नवंबर का, तो 5 o'clock मैं, यदि आप चाहेंगे तो मैं सिंगापुर के बारे में थोड़ा सा और बात करूंगा। अदरवाइज शेंगन का रिफ्यूज़ल इतनी क्यों आती हैं या रिफ्यूज़ल से कैसे बचा जाए। रिफ्यूज़ल से बचा जाए मतलब कि मेजर बात होती है बैंकिंग की, आपकी आईटीआर और बैंकिंग आपस में कैसे मैच होती है नहीं होती है, उसके बारे में कुछ डिटेल में 20 मिनट में बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट जो हमारी 26 नवंबर को बात होगी वो शेंगन के रिफ्यूज़ल आपके ना आए, किन किन बातों पे ध्यान हमें देना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत थैंक्स मेरे साथ लाइव होने के लिए, शुक्रिया।